नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी बिहार करंट अफेयर्स सीरीज को। और बिहार करंट अफेयर्स सीरीज में हम लोग आ चुके हैं मई के महीने में। और इस वीडियो में हम लोग पूरा मई का जितना भी करंट अफेयर्स है, जो भी बिहार से रिलेटेड है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले के जो वीडियोज अगर आप नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके जो फोर्थ कमिंग बीपीएससी एग्जाम्स है, चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बिहार में जितने भी होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस वीडियो को सीरीज को जरूर देखिएगा। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इन टॉपिक्स को मेनली कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सबसे पहले टॉपिक्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा अचीवमेंट ऑफ बिहार अल्कोहल बैन। तो पता ही है 2016 से ही बिहार में जो है शराबबंदी लागू है। तो एक रिसर्च हुई थी बेसिकली, और ये किसने पब्लिश किया था? तो लैंसेट जो एक जर्नल है, ठीक है, मेडिकल के फील्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट जर्नल कर सकते हैं, सबसे भरोसेमंद जर्नल कह सकते हैं, वो है लैंसेट। ठीक है, मेडिसिन के फील्ड में बहुत ज्यादा ये प्रोड्यूस करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल जो है, बिहार अल्कोहल बैन इन 2016 में कहा गया था, इस रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है कि लगभग ये अल्कोहल जो बैन हुआ है, शराबबंदी हुआ है, वो प्रिवेंट किया है लगभग 2.4 मिलियन केसेस ऑफ डेली एंड वीकली कंजम्पशन। ये सिर्फ बिहार का ही डेटा है, ठीक है। एंड लगभग 2.1 मिलियन केसेस ऑफ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, ठीक है। तो जो पार्टनर वायलेंस होते थे, ज्यादातर जो मेल्स होते थे फैमिली के, वही ज्यादातर पीते थे। और वो जब पी कर आते थे तो अपनी पत्नियों पे, अपने वाइफ्स पे, या जो भी फीमेल्स होती थी, या उन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केस में भी ऐसा देखने को मिलता था कि ऐसे बहुत सारे जो वायलेंस होते हैं, ठीक है, असॉल्ट होता है, वो बहुत ज्यादा केसेस राइज हो रहा था। लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन सब में बहुत ज्यादा इसकी कमी आई है, ठीक है। एंड दिस बैन इज आल्सो एस्टिमेटेड टू प्रिवेंट 1.8 मिलियन मेन इन द स्टेट फ्रॉम बिकमिंग ओवरवेट और ओबीस, ठीक है। तो शराबबंदी से भी एक और फायदा हुआ है कि लोग जो पहले मोटापा का शिकार हो रहे थे, अब वो भी संख्या जो है कम हो रही है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अल्कोहल पीने से आदमी जो है, आदमी या औरत कोई भी हो, वो मोटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जनरल बताया गया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब में ऐसा लागू हो, ठीक। और डिटेल्स देख लेते हैं। तो द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट पॉवर्टी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डिवीजन, जो यूनाइटेड स्टेट का है, बेसिकली उसी ने एनालाइज किया है फ्रॉम डेटा फ्रॉम द नेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ एंड हाउस होल्ड सर्वे में, ठीक है। एंड स्ट्रिक्ट अल्कोहल रेगुलेशन पॉलिसीज, ठीक है। इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट जो है वो मिला है फॉर द पीपल ऑफ बिहार। जिस तरह से जैसे मोटापा की कमी देखी गई है, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, हार्ट अटैक है ना, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, इन सब में भी बहुत ज्यादा कमी देखी गई है। डायबिटीज वाला जो प्रॉब्लम्स होता था वो भी बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो जो लोग भी बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं, या स्मोकिंग कर रहे हैं, या तंबाकू ले रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली इन सब बीमारी तो होगी ही होगी, ठीक है। तो ये तो हेल्थ बेनिफिट है ही। फिर जो विक्टिम्स ऑफ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, जो सेक्सुअल असॉल्ट होता था या फिजिकल असॉल्ट होता था, उसमें भी बहुत ज्यादा कमी देखी गई है। और ये जो एक्ट है वो 2016 में आया था, बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट ऑफ 2016, ठीक है, जिसमें कंप्लीट हॉल्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्ट, सेल, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल थ्रू आउट द स्टेट ये नहीं किया सकता। लेकिन आप न्यूज में देखते होंगे बहुत जगह शराब मिली हुई है, इजीली, आराम से वो शराब जो है मार्केट में अवेलेबल है, वो आपको होम डिलीवरी भी हो जा रहा है शराब का, ठीक है। तो ये नाम के लिए ही जो है बेसिकली ये हुआ है, लेकिन शराब तो जो पीने वाले हैं उनको आसानी से मिल ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि आसपास का जो स्टेट है वो ड्राई स्टेट नहीं है, वहां से शराब जो है इजीली आ जा रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे स्टेट में जाते हैं जस्ट फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली, ठीक है, एंड नुकसान भी है। Its strict enforcement made the ban an attractive natural experiment to estimate the true causal impact of strict alcohol restriction policy on the health as well as domestic violence outcome. तो इससे एक तो चीज पता चल गया है रिसर्च से, जो हुआ था कि ये सब जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस आते थे, उसमें कमी तो जरूर देखी गई है। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होती थी, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसमें कहा गया था कि बिहार में जो है अल्कोहल इंटेक 2000 जब बैन नहीं लगा था, 2016 से पहले बहुत ज्यादा राइज हो चुका था, 9.7% से लेकर 15%
हो चुका था, जबकि बाकी के जो स्टेट्स हैं, नेबरिंग स्टेट है, वहां पर उतनी ज्यादा राइज नहीं मिले थे, इसीलिए बैन करना बहुत ज्यादा जरूरी भी था। ठीक है, एंड आफ्टर द बैन 4.6% point decrease in emotional violence, 3.6% decrease in sexual violence have been observed। तो ये बहुत अच्छी बात है, स्पेशली फीमेल जो है, महिलाएं जो है, उनके लिए बहुत बहुत ये अच्छी बात है। ठीक है, अब ये जो अल्कोहल वाला चीज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। जैसे देख सकते हैं ये किस में जिक्र किया गया, तो ये जो हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आर्टिकल नंबर 47 जो है इसमें ही बताया गया है कि इन पर्टिकुलर द स्टेट शैल एंडेवियर टू bring about prohibition of the consumption except for medicinal purpose of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health। ठीक है, तो शराब जो है स्टेट का मैटर है। ठीक है, तो स्टेट जो है हर स्टेट बैन कर सकता है, जिस तरह से गुजरात में बैन है, बिहार में बैन है, उस तरह से ये स्टेट मैटर है, बैन कर सकता है। एक्सेप्ट जो है, एक्सेप्शन यही है कि जो दवाइयाँ में यूज होता है, जैसे कि कफ सिरप्स में यूज होता है, होम्योपैथिक दवाइयाँ में यूज होता है, वो किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा नहीं यूज किया जा सकता है या मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। ठीक है, बट ये क्या है, ये डीपीएसपी, ये कोई फंडामेंटल राइट वगैरह तो नहीं है, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ये जस्ट एक तरह से एडवाइस है। ठीक है, जो स्टेट मान सकती है, नहीं भी मान सकती है। ठीक है, तो डीपीएसपी का यही एक नुकसान है। ठीक है, एंड द अल्कोहल इज सीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन स्टेट एज अनडिजायरेबल लेवल दैट नीड्स टू बी रेगुलेटेड। ये जो है आर्टिकल 47 जो डीपीएसपी में हम लोग पढ़ते हैं, ये किसका है, ये गांधीयन फिलोसफी के अकॉर्डिंग है ना, जिसमें काउ स्लॉटरिंग नहीं करना चाहिए, फिर जो हमारा शराबबंदी, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, इन सब का बैन होना चाहिए। तो ये गांधीयन फिलोसफी के अकॉर्डिंग है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 7th शेड्यूल में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अल्कोहल इज ए स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट अपने अपने हिसाब से रूल्स, लॉज, जो रेट्स होते हैं अल्कोहल के, अलग अलग ब्रांड्स के, या जो भी है, वो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स कितना होगा वो स्टेट का मैटर है। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एज सच बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, एंड द लॉज रिगार्डिंग द अल्कोहल डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जैसे मैंने बता दिया। तो ये न्यूज कवर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है जो लोकसभा इलेक्शन चल रहा था। ठीक है, बिहार, सॉरी, नॉट जस्ट बिहार का, ये पूरे इंडिया का लोकसभा इलेक्शन चला था, लेकिन हम स्पेसिफिकली बिहार करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, तो बिहार का ही बताएंगे। तो जो 5वां फेज था, आखिरी फेज था, ठीक है, नॉट आखिरी फेज, 5th फेज ऑफ द जनरल इलेक्शन, जो कि बिहार में हो रहा था। ठीक है, उसमें वोटर टर्नआउट जो है बताया गया 52.35% है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बिहार के एग्जाम्स में ये डेटा पूछ ले जाते हैं, और क्योंकि लोकसभा का डेटा है तो हर 5 साल में आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 5th फेज जो है कहाँ कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, तो मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी, सारण यानी छपरा एंड मधुबनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 60% के अबव किसी का भी नहीं है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में 55.3 है, हाजीपुर में 53.8 है, हाजीपुर यानी वैशाली, 53.13 है, सीतामढ़ी में 50.46 है, सारण छपरा में 49.01 है, मधुबनी में। तो देख सकते हैं कितना कम परसेंटेज। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इतना कम पार्टिसिपेशन क्यों होता है बिहार का इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन, चाहे वो लोकसभा का हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का हो। ठीक है, तो इतना कम वोटर टर्नआउट क्यों होता है। मोर देन 95%, 95 लाख वोटर्स इन दिस 5 सीट्स विल डिसाइड द इलेक्टोरल फेट। तो 95 लाख वोटर्स हैं, लेकिन इसमें से लगभग 52.35 जो है जस्ट वोटिंग दिए हैं, और 80 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, 9436 पोलिंग स्टेशन थे, और इन जो 95 लाख वोटर्स उसमें से 45.11 लाख जो है वो वीमेंस है, यानी वीमेंस की संख्या जो है ज्यादा है इन सब डिस्ट्रिक्ट में। ऑब्वियसली पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो इन सब डिस्ट्रिक्ट में फीमेल्स की जो पॉपुलेशन वो ज्यादा है। ठीक है, एंड 21 lakhs आर अंडर 29 ईयर्स ऑफ एज। तो यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 21 लाख है। और जो 18 से 19 जो पहली बार वोटिंग दे रहे हैं वो कितना है, 1.26 lakhs। तो देख सकते हैं बहुत हमारी जो यंग पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वोटर टर्नआउट बहुत बहुत कम है। ठीक है, तो लोकसभा पता ही है 2 हाउसेस है, लोकसभा जिसको लोअर हाउस बोला जाता है, राज्यसभा अपर हाउस है। बेसिक चीजें पता ही है, कितनी सीट्स होती हैं ये सब
बेसिक बेसिक जो स्टैटिक जीकेस में हम लोग पढ़ते हैं, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत बार आता है, बहुत लोग गलत कर देते हैं। तो टोटल सीट तो फिक्स्ड कर दिए गए 550, ठीक है, जिसमें से 530 जो है वो स्टेट से आते हैं रिप्रेजेंटेटिव चुन के, और 20 जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। ठीक है, एंड अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो इंडिया के पास लोकसभा में जो है 543 मेंबर्स हैं। ठीक है, जिसमें से 503 30 तो जो स्टेट्स हैं, बाकी 13 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरीज से चुन के आए हैं। पहले दो सीट्स होते थे वो एंग्लो इंडियंस के लिए, कम्युनिटीज के लिए रिजर्व होते थे, जो कि प्रेसिडेंट जो था वो नॉमिनेट करते थे। लेकिन आफ्टर द 95th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009, इसको ये जो प्रोविजन है सिर्फ 2020 तक ये लागू होता, उसके बाद से 2022 के बाद से ये खत्म हो गया। तो एंग्लो इंडियन वाला जो 2 सीट्स था वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो वो एंग्लो इंडियन वाला जो सीट्स है वो यूनियन टेरिटरी में ही आ चुका है। तो 530 जो है स्टेट के हैं और 20 जो है यूनियन टेरिटरीज के। तो ये चीज बेसिक पता होना चाहिए। इलेक्टेटिव इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव्स पता ही है किस टाइप का वोटिंग्स होते हैं। ठीक है, and according to the Union Territories Direct Elections to the House of the People Act of 1965, members of the Lok Sabha directly elected in the Union Territories। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस पता है, ये लोकसभा के बहुत सारे पावर्स फंक्शंस है, उसको पता होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आप मेंस का दे रहे हो या प्रीलिम्स का दे रहे हो। स्टैटिक जीके से ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, सेलेक्ट करने के लिए अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। जिसको हेड कौन करता है, तो या तो जो स्टेट का होता है उसको चीफ मिनिस्टर हेड करता है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में तो प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। तो ये सब बेसिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में आ जाता है, वो है कांवड़ लेक से, जिसको कबरताल लेक या झील भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो था कबरताल लेक जो था वो वन ऑफ द हेवन कहा जाता था फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, और एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कांवड़ लेक या कबरताल लेक या झील जिसको बोलते हैं, एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। तो ये ऑक्सबो लेक जो है ये इस तरह का होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। तो ये रिवर्स का मियांडरिंग के कारण होता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा किस तरह से मियांडरिंग होता है। ठीक है, एंड बिहार ओनली रामसर साइट है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट किस लिए है, तो रामसर बेसिकली एक सिटी का नाम है जो ईरान में पड़ता है। तो 1971 में बेसिकली वहां पे एक कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, जहां पर बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के लोग इकट्ठे हुए थे, और वहां पर कन्वेंशन हुआ था बेसिकली वेटलैंड से रिलेटेड। ठीक है, तो वेटलैंड कन्वेंशन बेसिकली रामसर कन्वेंशन कहा जाता है या रामसर साइट्स। ठीक है, तो बिहार से जो है सिर्फ इकलौता यही साइट है जो रामसर साइट में आता है। और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया से लगभग 75 से भी ज्यादा जो है रामसर साइट है, लेकिन सिर्फ बिहार से सिर्फ एक ही है, और उसकी भी हालत जो है बहुत बहुत खराब हो गई है, और उसका जो साइज है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक का किताब है वो भी धीरे धीरे ये खो सकता है अगर उसको अभी से नहीं बचाया जाए। तो an oxbow lake is a curved lake formed alongside a winding river as a result of erosion and sediment deposition over time। ठीक है, तो ये जो होता है क्रिसेंट शेप का, चांद नुमा शेप का हो जाता है। ठीक है, जो ईद का चांद का कुछ शेप होता है, कुछ इस तरह से शेप बन जाता है ऑक्सबो लेक का, या हॉर्सशू शेप भी कह सकते हैं। कॉमन फीचर होता है ये फ्लड प्लेन्स एंड लो लाइंग एरियाज नियर द रिवर में ऐसा आमतौर पर मिल ही जाता है। एंड कांवड़ लेक विच used to be popular tourist spot has fallen victim to encroachment and is now battling for its existence। तो बहुत ज्यादा वहां पर टूरिस्ट आते थे। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। तो बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर आते थे, लेकिन क्या हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ, टूरिस्ट आने लग गए, तो जो आसपास के लोग थे वो वहां पर उस लेक के आसपास सेटलमेंट होने लगा। तो अंधाधुंध वहां पर कंस्ट्रक्शन होने लगा, लोग लैंड ग्रैब कर रहे थे, तो अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होने लगा। तो ये लेक का जो है ये अपना जो नेचुरल फ्लो था, ठीक है, उसकी जो नेचुरल फीचर्स थे वो धीरे धीरे खोते जा रहा है। ठीक है, और ये जो एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है वो भी धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। तो अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स ऑन द एम्बैंकमेंट along with the nearby Buri Gandak river has blocked the main water entry point into the wetland। ठीक है, तो जो बूरी गंडक से जो पानी आता था, इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका
बिल्डिंग्स बन गए हैं कि यहाँ पर पानी ही नहीं आता, तो पानी नहीं आएगा, सूखा पड़ जाएगा। तो सूखा पड़ेगा तो जो जो भी वाइल्ड लाइफ है, जो भी बर्ड्स डिपेंडेंट है, स्पेशली जो माइग्रेटरी बर्ड जो साइबेरिया से आते थे, वो उनका जो है वो माइग्रेशन के लिए वो यहाँ पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि पानी नहीं है तो रुकेंगे कैसे। तो बहुत ज्यादा यहाँ, और बर्ड्स नहीं होंगे तो टूरिस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे ये ऐसा केसेस हो रहा था, ठीक है। तो पहले ही बता चुके, इट इज कबरताल झील, ठीक है। रेसिडुअल ऑक्सबो लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का है, तो रेसिडुअल ऑक्सबो लेक है, फॉर्म ड्यू टू द मियंडरिंग ऑफ द गंडक रिवर, ठीक है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर का, ठीक है। ये इंडो गैंजेटिक प्लेन्स नॉर्दर्न बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। एंड द वेटलैंड इज एन इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर फॉर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज से फ्लाई करते थे, जब वहां पर बहुत ज्यादा विंटर होता था, तो वो लोग भाग के आ जाते थे हमारे इंडिया वाले रीजन में, क्योंकि इंडिया में कंपैरेटिवली ठंड कम पड़ती है सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में। तो जब तक यहाँ पर इंडिया में ठंड रहती है, वो लोग यहाँ पर आते हैं, फिर अगेन जब समर आता है तो वो वापस चल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो इस जगह में जो कबरताल झील है वहां पर आते थे, जो फिर चिलिका लेक है, जो क्योलाडो घाना नेशनल पार्क है, ये सब बहुत ज्यादा फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, ठीक है। तो 58 माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स जो थे वो आते थे, रेस्ट करते थे, कुछ महीनों के लिए रहते थे, ठीक है। एंड वैल्यूएबल बहुत सारे से बर्ड्स ही नहीं, बहुत सारे फिश भी वहां पर, बायोडाइवर्सिटी लगभग 50 से भी ज्यादा अलग अलग स्पीसीज थी मछलियों के, और भी जीव जंतु के थे। 5 क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीसीज थे बर्ड्स के, जिसमें से 3 तो वल्चर ही थे, रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्प्ड वल्चर, फिर इंडियन वल्चर, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो यहाँ पर विजिट करते थे, ठीक है। साथ ही साथ में 2 वाटर बर्ड जैसे कि सोसिलेबल लॉपविंग, ठीक है, लॉपविंग और बियर्स पोकार्ड जो था, ये 2 बर्ड्स ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो ये सब यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स है, ये आते थे, तो इनका भी जो है इन existential threat आ चुका है। तो मेजर थ्रेट टू द साइट इंक्लूड वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज सच एज ड्रेनेज, वाटर ऑब्स्ट्रक्शन, डैमिंग एंड कैनलाइजेशन। तो ये सब जो कारण है, तो आप मेंस के आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, मेन फ्लो वेटलैंड में पानी ही नहीं घुसा जा रहा है, एम्बैंकमेंट्स बना दिया जा रहा है, डैम्स बना दिया जा रहा है, कैनल्स बनाया जा रहा है, ठीक है, और आसपास में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो जा रहा है, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। ये सब कारण है बेसिकली यहाँ पर काबरताल लेक का ये जो हालत है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो कवर करेंगे वो है बिहार एक्स डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर पासिस अभी, ठीक है। तो प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया था, तो जो बिहार के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, सीनियर पॉलिटिकल लीडर थे बीजेपी के, सुशील कुमार मोदी पासिस अवे इन न्यू दिल्ली एट द एज ऑफ 72। उनको कैंसर हो गया था, ठीक है, पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ था। तो ही वाज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड एज वेल एज द फिनेंस मिनिस्टर, ठीक है। कब से कब, तो 2005 से लेकर 13 एंड 2017 से लेकर 2020 तक ये रह चुके हैं चीफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और साथ ही साथ फिनेंस मिनिस्टर। तो ये जो नीतीश कुमार जी हैं उनके बहुत ज्यादा करीबी भी थे, और ये लाइफ लॉन्ग मेंबर थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के, लाइफ लॉन्ग मेंबर थे। साथ ही साथ ही वाज आल्सो अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ एम्पावर्ड कमिटीज ऑफ स्टेट एंड फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन जुलाई 2011, ठीक है। तो इनके बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीनियर लीडर थे, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकते हैं, इनके पर्सनल लाइफ से भी फ्रेम किया जा सकता है कि कौन सा बुक इन्होंने लॉन्च किया था, या इन पे कौन सी बुक छपी है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ऐसा कोई तो पोस्ट होता नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता नहीं है, लेकिन बेसिकली क्या है, ये जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर का इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर के बाद में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर कह सकते हैं, वो उसको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये अलग पार्टी से बिलोंग करते थे बीजेपी का, और ज्यादातर बिहार में कोलिशन गवर्नमेंट रहा, तो इसीलिए उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का रैंक दिया जाता था, ठीक है। तो लेकिन ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होता, और बहुत ज्यादा कोई स्पेसिफिक फिनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी नहीं होता। जो कैबिनेट मिनिस्टर का पावर फंक्शंस होते हैं, फिनेंशियल जितना भी सैलरी मिलती है, वही चीज उनको भी वही मिलती थी। तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एडवांटेजियस नहीं था, बस एक औहदा दिया गया था। एंड द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैज टू रिपोर्ट द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जो भी डिसीजन लेना वो चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करने के बाद ही किया जा सकता है। एंड द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डज नॉट हैव एक्सेस टू द फाइल्स और मैटर्स दैट आर मेंट फॉर द चीफ मिनिस्टर,
ठीक है, अगर चीफ मिनिस्टर कहेंगे तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो वो फिर एंड नीदर द आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164(1) जो है मेंशंस द पोजीशन ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। कहीं पे भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का कहीं पे भी इंडिया में मेंशन नहीं है। तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर किसको कहते हैं? जैसे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट होता है आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट कहा जाता है वो होम मिनिस्टर का होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का है। फिर ये स्टैटिक जीके में पढ़ा ही होगा आपने, स्टैटिक पॉलिटी में आर्टिकल 163(1) और 164(1) में, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई, जिसके हेड करता है चीफ मिनिस्टर, जो बेसिकली एडवाइसेस देते हैं गवर्नर को, है ना। तो ये सब चीजें फिर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, जो चीफ मिनिस्टर एडवाइस देंगे गवर्नर को, और उन्हीं के बाद ही जो गवर्नर है जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उसको अपॉइंट करेंगे, है ना। तो ये स्टेट वाला है चीज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस हमेशा ही, एक क्वेश्चन तो हमेशा ही बीपीएससी में दिया जाता है रिगार्डिंग आर्टिकल से, डायरेक्ट आर्टिकल नंबर ही पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवरिंग, वो भी बिहार लोकसभा इलेक्शन से ही है। तो ये फोर्थ जो फेज हुआ था लोकसभा इलेक्शन का 2024 का, उसमें कितना वोटिंग टर्नआउट हुआ था? तो 54% टोटल हुआ था। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से? तो बेगूसराय हाईएस्ट हुआ था 58.4, देख लीजिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 60% कवर नहीं किया। समस्तीपुर, दरभंगा, उजियारपुर एंड मुंगेर। तो वन ऑफ द रीजन है कि ज्यादातर जो मेल्स हैं वो कमाने के लिए दूसरे दूसरे स्टेट में चले गए हैं, तो जस्ट फॉर इलेक्शन या वोटिंग के लिए वो लोग वापस तो नहीं आते हैं। तो इसीलिए बिहार में जो है 58% 60% से ज्यादा वोटिंग टर्नआउट होती ही नहीं है कोई भी डिस्ट्रिक्ट में। तो वन ऑफ द मेजर कारण भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जो लोग वोट करने जाते ही नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा नाखुश है, जितने भी गवर्नमेंट है या पार्टीज है उनसे नाखुश रहते, तो वो ऐसे भी वोट देने नहीं भी जाते हैं। द फेट ऑफ 55 कैंडिडेट्स वर डिसाइडेड ओवर 95.85 लाख वोटर्स थे। ठीक है, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि फोर्थ फेज में जो वोटिंग टर्नआउट हुआ था 54% हुआ था, बेगूसराय में सबसे ज्यादा था। और जो टोटल अगर लोकसभा इलेक्शन की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 फेजेस में हुआ था ये इलेक्शन। ठीक है, एंड इसमें टोटल कितने इलेक्टर्स थे, जो वोटर्स थे, वो 96.8 करोड़ इलेक्टर्स थे। ठीक है, एंड 1.8 करोड़ वेर द फर्स्ट टाइम वोटर थे। ठीक है, तो 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर थे, एंड 19.47 करोड़ वोटर जो थे वो 20 से 29 साल के बीच में थे, जो यंग पॉपुलेशन जिसको कहा जाता है। और 12 ऐसे स्टेट्स थे जहां पर फीमेल वोटर्स की संख्या जो थी वो मेल से ज्यादा थी। ठीक है, and over 85 lakh first time female voters will participate in the 24 जनरल इलेक्शन। तो फीमेल का परसेंटेज जो है वोटिंग में वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है, और जो फीमेल का पॉपुलेशन है, जो सेक्स रेशियो हुआ करता था, अब बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट या बहुत सारे स्टेट है जहां पर फीमेल का रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, एंड दिस विल बी द फर्स्ट जनरल इलेक्शन बेसिकली आफ्टर द एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 जो 2019 में हुआ था बेसिकली। फिर जो राम मंदिर बना था उसके बाद में, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद में, ये सब जो है इसके बाद ही ये इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन भी साथ ही साथ हुआ था, साइमल्टेनियस हुआ था। कौन कौन से स्टेट का? तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एंड सिक्किम का जो स्टेट इलेक्शन था वो भी जो जनरल इलेक्शन था लोकसभा इलेक्शन उसी के साथ साथ ही हुआ था। ठीक है, एंड द रिजल्ट ऑफ 2024 जनरल इलेक्शन जो था वो अनाउंस हुआ था 4 जून 2024। तो लोकसभा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से फेज में होता है, क्या अनोखा चीज था, वो पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार एनवायरमेंट सेक्रेटरी एड्रेसेस जकार्ता फ्यूचर्स फोरम। तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बिहार के, वो गए थे जकार्ता फ्यूचर फोरम इन इंडोनेशिया में to raise global awareness about the initiative taken by both India as well as Bihar for promoting renewable source of energy। ठीक है, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोथर्मल एनर्जी, इन सबको प्रमोट करने के लिए बेसिकली वो गए थे। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर फैसिलिटिंग जस्ट एंड इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन था, ये टाइटल था इस पैनल का। और इंदिरामणि पांडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल है बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक के बारे में भी पता होना चाहिए।
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है, ये भी पता होना चाहिए। कौन कौन से जो कंट्रीज है इन्वॉल्व है वो भी पता होना चाहिए। तो जो भी बे ऑफ बंगाल के आसपास कंट्रीज है वो सब इन्वॉल्व है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन से कंट्रीज जो है वो इस बिम्स्टेक में शामिल है। एंड प्रोफेसर एनियल लिस्तानिया देवी, जो कि बेसिकली डायरेक्टर जनरल है न्यू एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के एंड एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ इंडोनेशिया की, तो ये पैनल में थे। और जो सेक्रेटरी थे जो बिहार से गए थे, बेसिकली उन्होंने एम्फोसिस किया है कि इंडिया हैव रिच्ड 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बाय नवंबर 2021, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बिहार को पायनियर बताया जा रहा है। बिहार पायनियरिंग द डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे फॉर द स्टेट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको जो मेन से राइटिंग है उसमें हेल्प करेगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे, ठीक है। फिर इंडिया हैज एक्सीडेड इट्स कमिटमेंट मेड, जो यूनाइटेड नेशन का जो COP21 मीटिंग होता है, पेरिस समिट जिसको कहा जाता है, उसमें इंडिया ने एक गोल रखा था कि 40% जो पावर जनरेशन है वो हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। कब? तो 2023 से पहले, ठीक है, ये टारगेट रखा गया था, लेकिन हम लोग उससे पहले ही ये अचीव कर चुके हैं। तो 40% ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से हो रहा है। पहले क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज्यादातर कोयला से होता था जो कि फॉसिल फ्यूल के अंदर आता था, लेकिन ज्यादातर जो नॉन फॉसिल फ्यूल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, जैसे कि हाइड्रोथर्मल हो गया, फिर जिसको ग्रीन एनर्जी कहा जाता है, हाइड्रोथर्मल सोलर एनर्जी है ना, तो उससे हम लोग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर रैंकिंग के बाद हिसाब देखा जाए तो इंडिया जो है रैंक करता है 4th ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी, ठीक है। तो 4th रैंक करता है इंक्लूडिंग हाइड्रोथर्मल भी, ठीक है। एंड 4th रैंक करता है इंडिया इन टर्म्स ऑफ विंड पावर कैपेसिटी में। 5th इंडिया रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी में, ठीक है। तो ये रैंक्स भी इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियाज प्रोएक्टिव स्टेप्स टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, इंक्लूडिंग क्या क्या कमिटमेंट है इंडिया के। तो 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर जो है वो हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करेंगे। कब तक एम रखा गया है? 2030 तक। उम्मीद करते हैं 2030 से पहले ही हम लोग इसको भी अचीव करेंगे। फिर एनर्जी इंडिपेंडेंस बाई 2047, जब हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे होंगे 100 साल का, तब हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। एंड साथ ही साथ जो नेट जीरो एमिशन है वो हम लोग को अचीव करना है 2070 तक। ये लॉन्ग टर्म है और इसको अचीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इंडिया भी स्टिल डेवलपिंग कंट्री है, तो बहुत सारे डेवलपमेंट करना जरूरी है, ठीक है। तो नेट जीरो एमिशन होने के लिए ये दिक्कत हो सकता है, ठीक है। फिर बिहार है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, तो बिहार ने क्या किया है फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो इसके लिए बिहार जो है जो भी नेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको मानकर ही चल रहा है। एंड द फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है बिहार में जैसे इनिशिएटिव्स है, तो पूछा जा सकता है, आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है क्या क्या इनिशिएटिव्स ऑफ बाय द बिहार गवर्नमेंट। तो आप कह सकते हैं जल जीवन हरियाली मिशन जो है, जिसका मेन एम क्या है, तो टू रीजनरेट वाटर बॉडीज, promote biodiversity conservation and enhance green cover is being implemented in the state, ठीक है। तो वाटर को भी कंजर्व करना है और हरियाली, ठीक है, ग्रीनरी को भी बढ़ाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। फिर बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इज डेवलपिंग एन अपडेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी ऑफ 2024। तो ये इसके बारे में भी फोर्थ कमिंग जो वीडियोस होंगे उसमें मैं जिक्र करूंगा ब्रेडा का। फिर बिहार इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू develop a climate resilient and low carbon development pathway for the state, ठीक है। तो ये पहला स्टेट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर the state is also aging on finalizing the Bihar state action plan on climate change, ठीक है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स था। फिर जो सेक्रेटरी अर्ज द नेशन, तो बाकी जो नेशन से रिप्रेजेंटेटिव गए थे उनको अर्ज किया था टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो हम लोग इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं, जितने भी कंट्रीज है उनको सबको मिलकर करना पड़ेगा। और इसमें क्यों मिलकर करना पड़ेगा? क्योंकि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज है वो तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कॉज कर चुके हैं, क्लाइमेट को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर चुके हैं। तो उनका मेन दायित्व बनता है कि क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा गंदा किया है पृथ्वी को, तो सबसे ज्यादा पैसा भी उन्हीं को देना पड़ेगा साफ सफाई करने के लिए। तो अगर वो पैसा ही नहीं देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को तो किस तरह से हो सकता है?
तो डेवलपिंग कंट्री जैसे कि यूएसए जो है, जब भी डोनाल्ड ट्रम्प का पार्टी आता है तो वो फंड ही देना बंद कर देता है, क्लाइमेट चेंज का मीटिंग ही अटेंड नहीं करता है। तो फंड नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो डिपेंड है फॉर फंड, तो वो नहीं होगा। तो इंडिया जैसे कंट्री ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कैसे होंगे, या इंडिया से भी जो गरीब कंट्रीज वो ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कैसे हो पाएंगे। तो ये हम लोग को पूरे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इंक्रीज सपोर्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड इंश्योर दैट द एनर्जी ट्रांजिशन एड्रेसेस द नीड ऑफ अफेक्टेड वर्कर्स एज वेल एज द कम्युनिटीज। ठीक है, और जो एम्बेसी ऑफ इंडिया इन जकार्ता है, पार्टनरशिप विद द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन and the Foreign Policy Commission community in Indonesia has hosted the Jakarta Future Forum on 2nd and 3rd May of 2024। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। The success of the pilot project that stand in testimony to the fact that collective effort and innovative solutions can indeed bring the world not only together but closer as well। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कलेक्टिव एफर्ट एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस इनोवेटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्मार्ट इनोवेशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया इसमें बहुत ज्यादा लैक करता है। ठीक है, इंडिया को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। एंड इंडिया और इंडोनेशिया जो है बेसिकली ये दोनों ही G20 के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इंडिया से पहले जो 2020 में हुआ था, 2022 में जो G20 समिट हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था, उसके बाद इंडिया में हुआ था, फिर इंडिया के बाद में इटली में हुआ था। ठीक है, तो ये कंट्रीज का G20 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इंडोनेशिया, फिर कौन सा कैपिटल है, इंडोनेशिया का जो ज्योग्राफी है वो सब भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है विलेज इन बिहार रिफ्यूजेस टू वोट। तो एक ऐसा विलेज है बिहार का जो वोट ही नहीं देता, वहां के पूरे विलेज मैन जो है वो विलेज वेमेन है वो वोट ही नहीं देते। कौन सा विलेज की बात कर रहे हैं, तो कोका खाना खाना विलेज ऑफ सुपौल डिस्ट्रिक्ट का बात की जा रही है। और ये किससे रिलेटेड है, तो जो 2019 का इलेक्शन था या 2020 का असेंबली इलेक्शन था, किसी ने भी इस विलेज से जो है वो वोट नहीं दिया था, क्योंकि वो सारी जो पार्टीज थी, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू, आरजेडी हो, लोकल पार्टीज हो, वो सबको ही नापसंद करते थे, क्योंकि उनके लिए कोई भी काम नहीं करता था। क्योंकि इस विलेज से जो है वो कोसी नदी बहती थी और कोसी के सहायक नदी बहती थी। तो पता ही है हर साल ही क्या करता है, कोसी जो है वो बाढ़ वाली सिचुएशन बना देता है और बहुत बार बाढ़ आता ही है। ठीक है, तो और जब भी बाढ़ आता है तो वहां के लोग का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और पता ही है कोसी को सौर ऑफ बिहार भी कहा जाता है। तो इसीलिए कोई भी पार्टी जो है ऐसा कुछ काम ही नहीं किया है कि वो उनका विलेज में सब कुछ फैसिलिटीज मिल सके और बाढ़ से प्रिवेंशन मिल सके, तो इसीलिए वो वोट ही नहीं देना चाहते थे। ठीक है, तो 2024 में भी ये लोग रिफ्यूज कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें मैं बताऊंगा किस तरह से वो वोट दिए हैं। ठीक है, द कोसी रिवर कॉज्ड सिग्निफिकेंट डैमेज टू द विलेज अ फ्यू इयर्स अगो। ठीक है, और वहां पर 5 विलेज थे एक्चुअली में। ठीक है, पांचों एक साथ थे। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे करके कुछ 5 विलेज थे। तो जब भी बिहार जो कोसी नदी है वो बह रही थी, तो एक विलेज को जो है वो बेसिकली अलग हो जाता है, ये जो विलेज है ये अलग हो जाता है और बाकी 4 विलेज अलग हो जाते हैं, तो ये दोनों कट जाता है। तो ये जो बेसिकली विलेज है एक आइलैंड बन जाता है। तो जो भी बेसिक नेसेसिटीज है, जो भी खरीदना होता था, और इन दोनों का जो डिस्टेंस था बेसिकली 5 किलोमीटर हो चुका था। तो अगर हम लोग को इस विलेज से दूसरा विलेज में जाना है तो उसके लिए पूरा दिन लग जाता था। तो ऑब्वियसली सोच सकते हैं कैसी स्थिति है वहाँ बिहार की। ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, खाना दवाइयाँ टाइम पे ही नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली कौन वोट देना चाहेगा। तो वो बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड रीजन है हमारे बिहार का। और हमेशा से ही ऐसा नहीं है कि ये आज बाढ़ आ रहा है, लगभग 50 साल से जब से आजादी हुआ है तब से ही ये, या उससे पहले भी यहाँ पर बाढ़ आता ही है और आने वाले टाइम में और होगा भी। लेकिन बिहार गवर्नमेंट जो है वो कोई भी प्रॉपर स्टेप नहीं ले रहा है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सके। ठीक है, तो एंड्यूरिंग फ्लड्स, बहुत सारा डिवास्टेशन होता है, बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देख सकते हैं। बेसिक फैसिलिटीज, एसेंशियल सर्विसेज वो सब भी वहां पर नहीं पहुंच पाता है। और कोसी के बारे में पता ही है कि कोसी इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर, क्योंकि ये तिब्बत, नेपाल और इंडिया तीनों से ही आता है। इसका ओरिजिन तिब्बत में ही है, जो कि एक प्लेटू रीजन है।
एंड रेन्स लार्ज पार्ट ऑफ इन नेपाल एज वेल एज इन द गैंजेटिक प्लेन्स ऑफ बिहार, ठीक है। एंड 3 मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है सोन कोसी, अरुण एंड तामूर, ठीक है। और साथ ही साथ में द रिवर क्रॉसेस इनटू द नॉर्दर्न बिहार इंडिया, कहाँ पर ये गंगा से कहाँ मिलता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये गंगा से बेसिकली कुर्सेला एक जगह है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर जो है ये गंगा नदी है और ये कोसी है। तो ये कुर्सेला नामक एक जगह है जो बेसिकली कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड द कोसी कैरीज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड सैंड आफ्टर द ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंड और सिल्ट आएगा तो ऑब्वियसली पूरी तरह से जो एरिया है वहां पे विलेजेस है उसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। और इसको पता ही है कि सौर ऑफ बिहार कहा जाता है, बहुत हमेशा ही फ्लड आने वाला रहता है, फ्लड आता भी है। जो एग्रीकल्चर फील्ड होता है वो पूरी तरह से तहस नहस रहता है, जो पशु होते हैं वो भी बह जाते हैं, घर बार सब टूट जाता है, लोग भी बहुत सारे इनकी डेथ भी हो जाती है, खो जाते हैं। तो ये इसीलिए सौरव बिहार कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही न्यूज इवेंट्स कवर करेंगे। तो मई का जितना भी करंट अफेयर्स था बिहार से रिलेटेड वो हम लोग कवर कर चुके हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग नेक्स्ट महीने के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, आपके फोर्थ कमिंग जो एग्जाम है दिसंबर में उसको बहुत ज्यादा हेल्प आएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो सजेशंस है कुछ भी कहना है तो कमेंट्स में कह सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।